नमस्कार। आज हम भारत के पश्चिमी तट पर बसे एक बहुत ही रंगीन और ऐतिहासिक राज्य गुजरात की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, गुजरात वाकई एक दिलचस्प राज्य है। हमारे पास जो सामग्री है वो दरअसल भारत की सांस्कृतिक विविधता पर लिखी एक किताब के कुछ हिस्से हैं और ये खास तौर पर गुजरात पे ही फोकस करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक प्रामाणिक स्रोत है हमारे पास। हाँ, तो आज इस चर्चा में हमारा मकसद है गुजरात के अनोखे भूगोल को समझना, उसके लंबे इतिहास को टटोलना और जाहिर है उस जटिल लेकिन खूबसूरत सांस्कृतिक ताने बाने को देखना जिसने इस राज्य को वो पहचान दिए जो आज है। बिल्कुल। और ये ताना बाना वाकई बहुत पेचीदा और सुंदर है। गुजरात की खासियत शायद इसके विरोधाभासों में छुपी है ना। मतलब एक तरफ तो कच्छ का वो बिल्कुल सूखा सफेद रेगिस्तान, हाँ, नमक का रेगिस्तान। और दूसरी तरफ वो हरे भरे उपजाऊ मैदान और इतिहास, लोथल जैसे प्राचीन हड़प्पा बंदरगाह। ये सब इसकी गहरी जड़ों की कहानी कहते हैं। सही कहा। ये विरोधाभास ही इसे खास बनाते हैं। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के भूगोल और लोगों की। ठीक है। तो गुजरात, जैसा हमने कहा, भारत के पश्चिमी तट पर है। इसकी सीमा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से मिलती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगती है। हाँ। 1960 में ये राज्य बना था, बॉम्बे राज्य से अलग होकर। और आज यहाँ की आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। काफी बड़ी आबादी है और यहाँ की जमीन, जैसा आप कह रहे थे, कमाल की है। मतलब बिल्कुल एक जैसी नहीं है। पश्चिमी तट के पास जाएं तो गीले उपजाऊ मैदान है जहाँ चावल खूब होता है। अच्छा। और वही उत्तर पश्चिम में कच्छ का लगभग सूखा नमक वाला रेगिस्तान। बीच में वो बड़ा सा काठियावाड़ प्रायद्वीप है, वो ज्यादातर सूखा है और छोटी छोटी लहरदार पहाड़ियां हैं वहाँ। फिर दक्षिण गुजरात, वो अपनी उपजाऊ मिट्टी और कपास की खेती के लिए जाना जाता है। और पूर्वी हिस्सा थोड़ा पहाड़ी है और वहाँ बारिश भी अच्छी होती है। तो इसी अलग अलग भूगोल ने गुजरात के अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी आकार दिया होगा, जैसे सौराष्ट्र, कच्छ। बिल्कुल। सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़ और दक्षिणी गुजरात, जिसमें डांग का आदिवासी इलाका भी आता है, ये सब अपनी अलग पहचान रखते हैं, जिसका एक बड़ा कारण ये भौगोलिक विविधता ही है। राजधानी तो गांधीनगर है, पर असली कमर्शियल रौनक तो अहमदाबाद और सूरत में है ना। बिल्कुल, खासकर कपड़ा उद्योग के लिए। हाँ, बिल्कुल। अहमदाबाद और सूरत गुजरात की आर्थिक इंजन है। कपड़ा तो है ही, सूरत तो जैसा आप जानते हैं हीरे तराशने और पॉलिश करने के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, वो तो है, डायमंड सिटी। सही। और गुजरात की अर्थव्यवस्था की नींव हमेशा से ही व्यापार पर टिकी रही है। नकदी फसलें उगाना, विदेश व्यापार करना, वाणिज्य, इसकी लंबे तटरेखा ने इसमें बहुत मदद की है शुरू से ही। और यहाँ रहने वाले लोग, मैंने सुना है, काफी अलग अलग समुदाय हैं यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा विविधता है। हिंदू तो बहुसंख्यक हैं ही, पर जैन धर्म का प्रभाव भी बहुत गहरा है। आपको कई बड़े जैन मंदिर मिलेंगे और व्यापार में भी जैन समुदाय का बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। फिर मुस्लिम समुदाय भी अच्छी खासी संख्या में है, खासकर खोजा और बोरा समुदाय जो व्यापार के लिए जाने जाते हैं। ईसाई और पारसी समुदाय भी हैं। पारसियों का तो गुजरात के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ, पारसियों का योगदान तो है। और इनके अलावा कई अनुसूचित जनजातियां भी हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं हैं। एक बात मैंने और सुनी थी कि लोक कथाओं में भगवान कृष्ण का जिक्र बहुत आता है। द्वारका से जुड़ाव है शायद। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारका आए थे और उनके साथ यादव, अहीर जैसे कई समुदाय भी यहाँ आकर बस गए। इसलिए गुजरात की लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, सब पर कृष्ण भक्ति का गहरा असर दिखता है। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए कुछ जरूरी तथ्य भी दोहरा लेते हैं। राजकीय पशु एशियाई शेर, जो सिर्फ गिर के जंगल में मिलते हैं। हाँ। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, फूल गेंदा यानी गलगोटा, और पेड़ आम। क्षेत्रफल करीब 1,96,000 वर्ग किलोमीटर और आधिकारिक भाषा गुजराती। बिल्कुल, ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। पाषाण युग के निशान भी मिले हैं यहाँ, साबरमती और माही नदियों के किनारे। हाँ, काफी पुराने मानव बस्तियों के सबूत हैं। लेकिन जो चीज गुजरात को प्राचीन दुनिया के नक्शे पर एकदम सामने लाती है, वो है हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल। लोथल का नाम तो सबसे पहले आता है। लोथल, वो बंदरगाह वाला शहर। हाँ, लोथल सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं था, बल्कि इसे दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक माना जाता है। सोचिए जरा,
हजारों साल पहले यहाँ से समुद्री जहाज आते जाते थे, व्यापार होता था। कमाल है। ये गुजरात की वो व्यापार वाली नस की शुरुआत है शायद। बिल्कुल, ये व्यापारिक विरासत बहुत पुरानी है और लोथल के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। भरूच और खंबात जैसे शहर मौर्य काल में, मतलब ईसा से करीब 300 साल पहले, और उसके बाद भी सदियों तक बड़े बंदरगाह और व्यापार के केंद्र बने रहे। तो मतलब समुद्र ने गुजरात की किस्मत लिखने में बड़ा रोल निभाया है। हमेशा से इन बंदरगाहों ने गुजरात को न सिर्फ देश के बाकी हिस्सों से बल्कि दुनिया से जोड़ा। इसी से यहाँ समृद्धि आई और बाहर से अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृतियां भी आईं। समझ गया। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें सीधा यहाँ की संस्कृति की ओर ले जाती है। भाषा से शुरू करते हैं। गुजराती मुख्य भाषा है। हाँ, गुजराती आधिकारिक भाषा है और इसका साहित्य भी बहुत पुराना और समृद्ध है। लेकिन जैसा हमने कहा कि यहाँ बहुत से समुदाय हैं, तो जाहिर है और भाषाएं भी बोली जाती हैं। काठियावाड़ी है, कच्छी है, भीली और दूसरी आदिवासी भाषाएं हैं। और शहरों में हिंदी मराठी भी चलती होगी। हाँ, शहरों में और सीमावर्ती इलाकों में हिंदी, मराठी, सिंधी और उर्दू भी आपको सुनने को मिल जाएगी। ये भाषाई विविधता यहाँ के समाज का आईना है। और पहनावा मैंने तस्वीरों में देखा है, मतलब रंगों की तो जैसे बहार होती है। एकदम सही। रंग और जीवंतता ये गुजराती पहनावे की पहचान है। पुरुषों का पारंपरिक पहनावा देखें तो चोरनो होता है, जो एक तरह की पैंट या धोती जैसा होता है, और ऊपर केडियों पहनते हैं, वो झालरदार कुर्ता। हाँ, देखा है। गरबा में पहनते हैं शायद। गरबा के समय पुरुष अक्सर केविया पहनते हैं। वो एक खास तरह का छोटा कोट होता है, जिसके साथ चूड़ीदार पैजामा और रंगीन पगड़ी होती है। बहुत फपता है। और महिलाएं? महिलाएं पहनती हैं चानियो यानी स्कर्ट और चोली यानी ब्लाउज। गरबा के लिए तो वो अक्सर लहंगा चोली पहनती हैं, जिस पर बहुत भारी और सुंदर काम होता है। साथ में ओढ़नी या दुपट्टा होता है, वो भी सजा हुआ। कच्छ का पहनावा कुछ अलग होता है क्या? आभास नाम सुना था मैंने। हाँ, कच्छ का अपना पारंपरिक पहनावा है आभा। उसकी कटाई और सजावट थोड़ी अलग होती है और पारसी समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। पुरुष पैंट, लंबे कोट और खास तरह की टोपी, और महिलाएं खास ढंग से साड़ी बांधती हैं। और गहनों का भी बहुत शौक होता है शायद। हाँ, गहने पहनने का शौक तो बहुत है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही चांदी, सोने, मोती, हाथी दांत, यहाँ तक कि हीरे के गहने भी पहनते हैं। और कपड़ों पर वो शीशे का काम, मिरर वर्क, वो तो जैसे गुजरात की पहचान ही बन गया है। हाँ, वो शीशे वाला काम तो बहुत सुंदर लगता है। ये सब मिलकर पहनावे को बहुत आकर्षक बना देते हैं। वाह। अब आते हैं उस चीज पर जिससे मुंह में पानी आ जाता है, खाना। मैंने सुना है गुजराती खाना ज्यादातर शाकाहारी होता है और थोड़ा मीठापन भी होता है उसमें। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। गुजराती भोजन में शाकाहार प्रमुख है। हालांकि तटीय इलाकों में मछली वगैरह भी खाई जाती है। और हाँ, कई सब्जियों और दालों में हल्की मिठास होती है, जो इसे उत्तर भारतीय खाने से थोड़ा अलग बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा ही होता है। खट्टा, नमकीन, तीखा, सारे स्वाद होते हैं। एक आम गुजराती थाली में क्या क्या मिलता है? देखिए, एक आम थाली में आपको रोटी मिलेगी, गेहूं की या फिर रोटलो। रोटलो बाजरा, ज्वार, मकई जैसे मोटे अनाज का बनता है। साथ में दाल होगी या कढ़ी। गुजराती कढ़ी थोड़ी मीठी और खट्टी होती है। फिर चावल और कई तरह की सब्जियां। सब्जियों में क्या खास? उंधियों का नाम सुना है? हाँ, उंधियों तो सर्दियों की सौगात है। कई तरह की सब्जियों को मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा आलू की सब्जी, जिसे बटेटानु शाक कहते हैं, भरवा सब्जियां, गाठियानु शाक जैसी चीजें भी बनती हैं। और हाँ, अचार और छुंदो, कच्चे आम की वो मीठी चटनी, वो जरूर होते हैं थाली में। वो रहा नाश्ते वाली चीजें, ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, वो तो पूरे भारत में पसंद की जाती हैं। बिल्कुल, वो गुजराती फरसाण कहलाते हैं। मतलब नाश्ता या स्नैक्स ज्यादातर बेसन से बनते हैं और या तो तले जाते हैं या भाप में पकाए जाते हैं। ढोकला, खांडवी, फाफड़ा जलेबी के साथ खाया जाता है सुबह। फिर गांठिया, खाखरा, थेपला, लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, थेपला तो सफर के लिए बढ़िया है। सही। और इन फरसान में भी आपको वही खट्टा, मीठा, नमकीन स्वाद का मेल मिलेगा। और एक और चीज, सौराष्ट्र जैसे इलाकों में छाछ, जिसे छाछ कहते हैं, उसके बिना तो खाना पूरा ही नहीं मानते। हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। वाह, खाने की बात से ही एकदम माहौल बन गया। गुजरात को त्योहारों की भूमि भी कहते हैं। सही, बिल्कुल सही। ये टैगलाइन एकदम फिट बैठती है। यहाँ साल भर त्योहारों की धूम रहती है।
राष्ट्रीय त्योहार तो हैं ही, जैसे दिवाली, होली, लेकिन इनके अलावा भी कहते हैं कि 3,500 से ज्यादा छोटे बड़े त्योहार और मेले लगते हैं। 3,500? बाप रे! हाँ, ये त्योहार या तो मौसम बदलने से जुड़े होते हैं, या फसल कटने से, या फिर किसी धार्मिक अवसर से। सबसे बड़ा और सबसे मशहूर त्योहार तो नवरात्रि ही है, क्यों? गरबा वाला। हाँ, नवरात्रि गुजरात का शायद सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय और सबसे जीवंत त्योहार है। अक्टूबर के महीने में 9 दिनों तक देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है और हर रात गरबा और डांडिया रास की धूम रहती है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ये एक सामाजिक मिलन का भी अवसर है। पूरा गुजरात नाचता है उन दिनों, कह सकते हैं। फिर कच्छ का रण उत्सव है, वो आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है। हाँ सुना है, सर्दियों में होता है। हाँ, नवंबर से फरवरी तक कच्छ के उस सफेद रेगिस्तान में ये गुजरात की संस्कृति, हस्तकला, संगीत सबको एक जगह दिखाता है और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। मोढेरा का नृत्य महोत्सव भी होता है शायद। हाँ, जनवरी में मोढेरा के प्राचीन सूर्य मंदिर के प्रांगण में वो शास्त्रीय नृत्य पर केंद्रित होता है। बहुत सुंदर लगता है उस माहौल में। और पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर, वो तो अहमदाबाद का खास है। पूरे गुजरात में होता है, पर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है। 14 जनवरी उत्तरायण या मकर संक्रांति का दिन आसमान बस पतंगों से बढ़ जाता है। रंग बिरंगी पतंगें ये सर्दियों के जाने का प्रतीक भी है। क्या बात है। इसके अलावा जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। द्वारका में तो बहुत ही धूमधाम से मनती है। वो दही हांडी वाला उत्सव भी इसी से जुड़ा है। फिर गिरनार पहाड़ी के पास भवनाथ महादेव मेला लगता है शिवरात्रि पर। डांग दरबार मेला है मार्च में, जो आदिवासी संस्कृति का एक बड़ा उत्सव है। और बाकी समुदायों के त्योहार, ईद, क्रिसमस, पारसी नवरोज। यकीनन, जैसा हमने कहा गुजरात में विविधता बहुत है, तो वो त्योहारों में भी दिखती है। मुस्लिम समुदाय ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम मनाते हैं। पारसी अपना नया साल नवरोज मनाते हैं। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं। और बाकी हिंदू त्योहार जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ये सब तो पूरे उत्साह से मनाई जाते हैं। तो मतलब साल भर उत्सव का माहौल रहता है। काफी हद तक। त्योहारों की बात हो रही है तो नाच गाना तो जुड़ा ही होगा। गुजरात की संगीत और नृत्य परंपरा के बारे में बताइए। देखिए, संगीत की बात करें तो यहाँ शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों की जड़ें गहरी हैं। शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी शैली ज्यादा प्रचलित है और दिलचस्प बात यह है कि कुछ रागों के नाम भी गुजरात के शहरों या लोगों पर रखे गए हैं, जैसे गुर्जरी, सोरठी, खंभावती। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। हाँ, और लोक संगीत की तो जैसे धारा बहती है यहाँ। लोरी है, शादी ब्याह के गीत है, त्योहारों के गीत है, राण दे गीत है, भजन है, हवेली संगीत है। सौराष्ट्र में दूहा और सोरठा जैसे लोक काव्य गाने का भी रिवाज है। और वाद्य यंत्र, कुछ खास गुजराती वाद्य यंत्र? कई हैं, जैसे हवा से बजने वाले तुरी, बुंगल, पावा। तार वाले वाद्यों में रावण हत्ता है, एक तारा है, जंतर है। ताल के लिए मंजीरा तो है ही, एक मिट्टी का ड्रम भी होता है जिसे जांज कहते हैं। ये सब मिलकर लोक संगीत को उसका खास रंग देते हैं। और लोकनाट्य, भवाई का नाम सुना था मैंने। हाँ, भवाई गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य रूप है। कहते हैं 14वीं सदी में शुरू हुआ था। इसमें संगीत, नृत्य और एक्टिंग के जरिए सामाजिक मुद्दों पर अक्सर व्यंग्यात्मक तरीके से बात की जाती है। ये आमतौर पर खुले में होता है, बिना किसी बड़े स्टेज के। दिलचस्प है। बाद में 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों ने भी एक लोकनाट्य शुरू किया था, यीशु मसीहा का तमाशा। और फिर पारसियों ने पश्चिमी थिएटर जैसे शेक्सपियर के नाटक यहाँ लाए, जिससे आधुनिक गुजराती थिएटर को भी प्रेरणा मिली। और नृत्य, गरबा तो है ही। उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बताया था आपने, कृष्ण जी से जोड़कर। हाँ, माना जाता है कि कृष्ण जी जब वृंदावन से द्वारका आए तो अपने साथ रास लीला की परंपरा लाए। अच्छा। उसी रास नृत्य और रास लीला से आज का गरबा और डांडिया रास विकसित हुआ है। गरबा में महिलाएं गोल घेरे में घूमते हुए ताली बजाकर नाचती हैं, देवी की आराधना में। और डांडिया रास, उसमें तो डंडे होते हैं। हाँ, डांडिया रास में पुरुष और महिलाएं दोनों छोटी छोटी रंगीन छड़ियों, जिन्हें डांडिया कहते हैं, उनको टकराते हुए नाचते हैं। ये अक्सर शरद पूर्णिमा की रात में खासतौर पे किया जाता है। बहुत जोश और उल्लास भरा होता है। गरबा और डांडिया के अलावा भी और तरह के लोक नृत्य हैं गुजरात में? अरे बहुत सारे हैं। हर इलाके के, हर समुदाय के अपने खास नृत्य हैं। जैसे सौराष्ट्र की कोली महिलाएं
टिप्पानी नाम के एक औजार से जमीन कूटने जैसा नृत्य करती हैं, उसे टिप्पानी नृत्य कहते हैं। अच्छा। फिर एक होता है गोफ घुंटेन सोलंगा रास। इसमें नर्तक नाचते हुए रंगीन रस्सियों या पट्टियों को एक खास पैटर्न में गूंथते और खोलते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये तो कलाबाजी जैसा हुआ। बजाते हुए जोरदार तरीके से नाचते हैं। आदिवासियों के अपने तूर नृत्य, थागा नृत्य हैं। थागा नृत्य में तलवार का इस्तेमाल होता है। तो विविधता बहुत है नृत्यों में भी। वाकई कला सिर्फ नाच गाने तक ही सीमित नहीं होगी। दृश्य कला, वास्तुकला, इसमें गुजरात कैसा है? हमने लोथल की बात तो की थी। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 50 स्थल गुजरात में मिले हैं, तो कलात्मक जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। बाद के समय में लगभग 11वीं सदी से हमें लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा मिलती है। खासकर जैन धर्म की पांडुलिपियों में जो ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थीं, उनमें बारीक चित्रकारी होती थी। दीवारों पर सुंदर लिखावट यानी सुलेख का इस्तेमाल भी दिखता है। और पत्थर का काम, मंदिर और वो बावड़ियां, स्टेपवेल्स, वो तो गुजरात में बहुत हैं। बिल्कुल, पत्थर की नक्काशी तो गुजरात की वास्तुकला की जान है। जूनागढ़ जैसी जगहों पर आपको एक ही जगह हिंदू, जैन, बौद्ध और मुस्लिम सबके पवित्र स्थल मिल जाएंगे। अशोक के शिलालेख हैं वहां, 3री सदी ईसा पूर्व के। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं हैं, जिनमें चैत्य हॉल और नक्काशीदार स्तंभ है। और वो सोलंकी शैली की वास्तुकला। हाँ, मारू गुर्जर या सोलंकी शैली। इसका सबसे शानदार उदाहरण है मोढेरा का सूर्य मंदिर। और अडालज की वाव या पाटन में रानी की वाव जैसी बावड़ियां, ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं थी, ये कला के नमूने हैं। अडालज की वाव में एक ही पत्थर से तराशा हुआ अमी खुम्बोर है, मतलब जीवन जल का प्रतीक कलश। और कल्प वृक्ष यानी जीवन का पेड़, अद्भुत कारीगरी है। रानी की वाव तो शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ बिल्कुल, ये बावड़ियां गुजरात की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। धातु का काम भी पुराना है क्या गुजरात में? बहुत पुराना। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही तांबे का इस्तेमाल होता था। लोथल और धोलावीरा से इसके सबूत मिले हैं और आज भी ये परंपरा जिंदा है। शिहोर नाम का एक शहर है जो कांसे यानी बेल मेटल के काम के लिए मशहूर है। खासतौर पे वो अलग अलग साइज के बर्तन और घड़े बनाते हैं। लकड़ी पर नक्काशी का काम वो भी होता होगा? हाँ, लकड़ी की नक्काशी भी गुजराती कला का एक अहम हिस्सा रही है। पुराने घरों के दरवाजों, खिड़कियों, छज्जों, अलमारियों पर आपको बहुत सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। जैसे एक खास तरह की अलमारी होती है, नवखानिया। अच्छा। हिंदू घरों में देवी देवताओं या पारंपरिक रूपांकन उकेरे जाते थे, जबकि मुस्लिम घरों में ज्यादातर ज्यामितीय या फूलों वाले डिजाइन होते थे। और हाँ, कपड़ा छापने के लिए जो लकड़ी के ब्लॉक या ठप्पे बनते हैं, वो बनाने का काम भी बहुत होता था। खासकर मेहसाणा जिले का पेथापुर शहर सागौन की लकड़ी के ब्लॉक के लिए मशहूर था। आदिवासी कला में पिथौरा पेंटिंग का नाम भी आता है। हाँ, पिथौरा चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती आदिवासी इलाकों की एक बहुत ही जीवंत और महत्वपूर्ण लोक कला है। और आधुनिक कला की बात करें तो बड़ौदा एक बड़ा केंद्र रहा है। बड़ौदा का MS यूनिवर्सिटी का फाइन आर्ट्स फैकल्टी बहुत प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा ने भी अपने आखिरी दिन यहीं गुजारे थे। अब आते हैं कपड़े और कढ़ाई पर। इसका जिक्र तो होना ही चाहिए। पटोला साड़ी का नाम तो सबने सुना है। पटोला, पाटन का पटोला तो जैसे गुजराती वस्त्र कला का शिखर है। वो डबल एकता तकनीक से बनती है, जिसमें धागों को पहले रंगा जाता है और फिर बुना जाता है। डिजाइन इतना जटिल होता है कि साड़ी दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है और पहनी जा सकती है। बहुत महंगी और बेशकीमती होती है। इसके अलावा बंदिनी, टाई डाई। हाँ, बंधनी या बांधनी, ये टाई डाई तकनीक भी गुजरात की खासियत है। कपड़े को बारीक धागों से जगह जगह बांधकर रंगा जाता है, जिससे सुंदर पैटर्न बनते हैं। इस पर अक्सर मोतियों या शीशे का काम भी किया जाता है। और कढ़ाई? कढ़ाई का काम तो गुजरात में कमाल का होता है। घर सजाने के लिए तोरण बनते हैं, दरवाजों पर लगाने के लिए, चाकला बनते हैं दीवार पर टांगने के लिए, और पहनने के कपड़ों पर तो होती है। लहंगे, चोली, दुपट्टे, पुरुषों के कुर्ते, सब पर रंगीन धागों और अक्सर शीशों से सुंदर कढ़ाई की जाती है। कच्छ की कढ़ाई बहुत मशहूर है शायद। हाँ, कच्छ की आरी कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है। इसमें रेशम के धागों और एक हुक वाली सुई, जिसे आरी कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। बहुत बारीक और सुंदर काम होता है। नाचते हुए मोर, नाचती हुई मानव आकृतियां, ये सब आम डिजाइन है। अलग अलग समुदायों जैसे रबारी, अहीर, उनकी अपनी खास तरह की कढ़ाई शैली है।
किनखाब और तांचोई का भी जिक्र आता है। हाँ, किनखाब मतलब जरी का भारी काम वाला कपड़ा जो बनारस के साथ साथ गुजरात में भी बनता था। और तांचोई एक खास तरह का रेशमी कपड़ा है जिस पर उड़ते हुए पक्षी या फूलों के बीच मुर्गे जैसे डिजाइन बुने जाते हैं। ये पारसी समुदाय चीन से लाया था और सूरत में इसे बनाना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन और लेस का काम भी होता है क्या? हाँ, कच्छ और सौराष्ट्र अपनी मिट्टी की कारीगरी के लिए भी जाने जाते हैं। खास तौर पर वो प्राकृतिक सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सौराष्ट्र की गोपी चंदन मिट्टी तो अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। कहते हैं उसमें चंदन जैसी महक आती है। अच्छा। और लेस बनाने का काम यानी क्रोशिया का काम जामनगर में बहुत पुराना है। कहा जाता है कि वोहरा समुदाय की महिलाएं औरंगजेब के जमाने से ये बारीक लेस बनाने का काम कर रही हैं। तो ये इतनी सारी कलाएं, इतनी सारी परंपराएं, क्या आज भी ये सब उतनी ही जिंदा हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती हैं? हाँ, काफी हद तक दिखती हैं। गुजरात की सांस्कृतिक जीवंतता आज भी वहाँ के लोगों के पहनावे में, उनके घरों की सजावट में, उनके त्योहारों में, उनके खानपान में झलकती है। हाँ, समय के साथ कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन जड़ें अभी भी मजबूत है। और हस्तशिल्प वगैरह का क्या हाल है? क्या वो सिर्फ म्यूजियम की चीजें बनकर रह गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात के हस्तशिल्प उत्पाद, चाहे वो कपड़े हों, कढ़ाई हो, लकड़ी का काम हो या धातु का, उन्होंने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी जगह बनाई है। बहुत सारे कारीगर और डिजाइनर इन्हें नए रूप में ढालकर आज के जमाने के लायक बना रहे हैं। और हाँ, फिल्मों और टीवी सीरियलों ने भी गुजरात की संस्कृति को, उसके रंग रूप को देश भर में पहुंचाया है। और जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे रण उत्सव या वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, उनका क्या असर पड़ा है संस्कृति पे? देखिए, इनका दोहरा असर है। एक तरफ तो इन आयोजनों ने गुजरात को अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपना खान पान दुनिया के सामने रखने का एक बड़ा मंच दिया है। इससे पर्यटन बढ़ा है, लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व बढ़ा है। और दूसरी तरफ इन्होंने गुजरात को दुनिया से और ज्यादा जोड़ा है। व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट तो मुख्य रूप से निवेश आकर्षित करने के लिए होता है। तो ये दिखाता है कि गुजरात अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भी आधुनिकता और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये परंपरा और प्रगति का संतुलन साधने की कोशिश है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें गुजरात की पहचान को कुछ शब्दों में बताना हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से गुजरात की पहचान किसी एक चीज से नहीं बनती। ये बहुरंगी है, बहुआयामी है। इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता जितनी गहरी हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों, समुदायों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं, जिससे एक मिली-जुली संस्कृति बनी है। यहाँ की कलाएं, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, हस्तशिल्प हो, वो आज भी जिंदा हैं और धलकती हैं। और साथ ही ये राज्य बहुत गतिशील है, व्यापार और उद्योग में आगे है, आधुनिकता को अपना रहा है। तो ये प्राचीन और नवीन का, परंपरा और प्रगति का एक दिलचस्प संगम है। बिल्कुल, यही इसका सार है। आपने बातचीत के दौरान कई खास समुदायों की परंपराओं का जिक्र किया, जैसे सिद्धियों का धमाल नृत्य या वोहरा समुदाय का क्रोशिया का काम। ये बहुत विशिष्ट चीजें हैं। हाँ, और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? यही कि आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन का जोर है, तो गुजरात जैसा राज्य जहां इतनी सारी छोटी छोटी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचानें, माइक्रो कल्चर्स मौजूद हैं, वो इन पहचानों को सहेजने और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक एकीकृत समग्र गुजराती पहचान पेश करने के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, मतलब ये सूक्ष्म संस्कृतियां कहीं मुख्य धारा में खो ना जाएं और साथ ही राज्य की एक मजबूत एकीकृत पहचान भी बनी रहे। ये संतुलन साधना आज के दौर में एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, एक विचारणीय बिंदु है ये। हाँ, चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं। गुजरात की ये सांस्कृतिक यात्रा वाकई बहुत दिलचस्प रही। हाँ, बहुत कुछ जानने को मिला।